गुणोत्तर माध्य ज्योमेट्रिक मीन जब श्रेणी के सभी मूल्यों के गुणनफल का वह मूल ज्ञात किया जाए जितनी श्रेणी में मूल्यों की संख्या है, गुणोत्तर माध्य कहलाता है। यानी गुणोत्तर माध्य में श्रेणी के सभी मूल्यों को आपस में गुणा करना है। फिर उसके बाद इस गुणनफल का वह मूल निकालना है जितनी श्रेणी में मूल्यों की संख्या है। यानी श्रेणी के सभी मूल्यों के गुणनफल का वह मूल जितनी श्रेणी में मूल्यों की संख्या है। सूत्र रूप में इसको इस प्रकार लिखा जा सकता है। यहाँ GM से मतलब है ज्योमेट्रिक मीन बराबर N का मतलब है मूल्यों की संख्या, और इसको इस चिन्ह के बाद लगा रखा है। इसका मतलब मूल्यों की संख्या यानी मूल्यों की संख्या का मूल निकालना है। ये मूल वाला चिन्ह है और यहाँ N लिख रखा है। इसका मतलब मूल्यों की संख्या का मूल निकालना है। और किसका निकालना है? मूल्यों के गुणनफल का। यहाँ पर x से मतलब है मूल्य और 1, 2, 3 यानी x1, x2, x3 से मतलब है x1 पहला मूल्य, x2 श्रेणी का दूसरा मूल्य, x3 श्रेणी का तीसरा मूल्य और xn यानी श्रेणी का आखिरी मूल्य। इन सभी मूल्यों को आपस में गुणा करना है और जो गुणनफल आएगा उसका वह मूल निकालना है जितनी मूल्यों की संख्या है। तो ये तो प्रत्यक्ष सूत्र हो गया गुणोत्तर माध्य का। श्रेणी के सभी मूल्यों के गुणनफल का वह मूल जितनी श्रेणी में मूल्यों की संख्या है। लेकिन सामान्यतया प्रत्यक्ष रूप से इस सूत्र के द्वारा गुणोत्तर माध्य ज्ञात करना यदि मूल्यों की संख्या बहुत अधिक हो तो लगभग असंभव है। तो गुणोत्तर माध्य प्रत्यक्ष रूप से ज्ञात करना यदि मूल्यों की संख्या ज़्यादा हो तो संभव नहीं है। इसके लिए लघुगणकों व प्रतिलघुगणकों का प्रयोग किया जाता है। लघुगणकों व प्रतिलघुगणकों का प्रयोग करते हुए गुणोत्तर माध्य की गणना की जाती है। यदि श्रेणी में दो मूल्य है तो उन दोनों का गुणोत्तर माध्य निकालना है तो उन दोनों मूल्यों को गुणा कर लेंगे और उसका दूसरा मूल निकालेंगे। दूसरा मूल यानी वर्गमूल। यदि श्रेणी में 3 मूल्य हैं तो तीनों मूल्यों को गुणा कर लेंगे और जो गुणनफल आएगा उसका तीसरा मूल कहलाता है घनमूल। तो 3 मूल्य हैं तो तीनों मूल्यों के गुणनफल का तीसरा मूल यानी घनमूल निकालेंगे। 2 मूल्य है तो दोनों मूल्यों के गुणनफल का वर्गमूल निकालेंगे या दूसरा मूल निकालेंगे। दूसरा मूल यानी वर्गमूल, तीसरा मूल यानी घनमूल। 4 मूल्य हो तो चौथा मूल्य निकालेंगे चारों मूल्यों के गुणनफल का। 5 मूल्य हो तो पांचों मूल्यों के गुणनफल का 5वां मूल निकालेंगे। अगर मूल्यों की संख्या कम है तो मूल्यों को आपस में गुणा करके मूल्यों की संख्या का मूल निकाल लिया जाएगा। यही गुणोत्तर माध्य है। प्रत्यक्ष रूप से गुणोत्तर माध्य इसी तरीके से ज्ञात किया जाता है और गुणोत्तर माध्य का अर्थ भी यही है, श्रेणी के सभी मूल्यों के गुणनफल का वह मूल जितनी श्रेणी में मूल्यों की संख्या है। लेकिन मूल्यों की संख्या बहुत अधिक होने पर गुणोत्तर माध्य को प्रत्यक्ष रूप से ज्ञात करना संभव नहीं है। उस स्थिति में लघुगणकों व प्रतिलघुगणकों का प्रयोग करते हुए गुणोत्तर माध्य ज्ञात किया जाएगा। प्रश्न में यदि गुणोत्तर माध्य आता है परीक्षा के दौरान तो लघुगणक व प्रतिलघुगणक तालिकाएं विद्यार्थियों को परीक्षा में उपलब्ध करवा दी जाती है अलग से विद्यार्थी के मांगने पर। यदि परीक्षार्थी परीक्षा में गुणोत्तर माध्य का प्रश्न है और लघुगणक व प्रतिलघुगणक तालिकाएं मांगता है उसको हल करने के लिए, तो परीक्षार्थी को लघुगणक व प्रतिलघुगणक तालिकाएं उपलब्ध करवा दी जाती है और गुणोत्तर माध्य की गणना
लघु गणकों व प्रतिलघु गणकों की सहायता से ही की जाती है। प्रत्यक्ष रूप से गुणोत्तर माध्य यदि कम मूल्य हों तो इस सूत्र द्वारा ज्ञात कर लिया जाएगा, यानी मूल्यों का गुणनफल और उसका वह मूल जितनी श्रेणी में मूल्यों की संख्या है। अब इसको व्यक्तिगत श्रेणी में गुणोत्तर माध्य ज्ञात करना हो तो व्यक्तिगत श्रेणी से यहाँ मतलब है ऐसी श्रेणी जिसमें प्रत्येक मूल्य को व्यक्तिगत रूप से अलग अलग लिख रखा हो। और व्यक्तिगत श्रेणी अगर दे रखी हो और उसमें गुणोत्तर माध्य ज्ञात करना हो तो श्रेणी के प्रत्येक मूल्य का अलग अलग लघु गणक ज्ञात किया जाएगा और इन सब लघु गणकों का योग कर लिया जाएगा। यानी पहले सभी मूल्यों का अलग अलग लघु गणक, फिर उन लघु गणकों का योग और फिर इन लघु गणकों के योग में मूल्यों की संख्या का भाग दे दिया जाएगा। और लघु गणकों के योग में मूल्यों की संख्या का भाग देने के बाद जो प्राप्त होगा उसका प्रति लघु गणक तालिका में प्रति लघु गणक देखा जाएगा और ये जो प्रति लघु गणक आएगा यही उस श्रेणी का गुणोत्तर माध्य होगा। सूत्र रूप में ज्योमेट्रिक मीन बराबर एंटीलॉग या AL से मतलब है एंटीलॉग, सिग्मा लॉग x का मतलब है मूल्यों के लघु गणकों का योग और n बराबर है मूल्यों की संख्या। यानी मूल्यों के लघु गणकों के योग में मूल्यों की संख्या का भाग देकर उसका प्रति लघु गणक ज्ञात किया जाएगा और जो प्रति लघु गणक आएगा वही ज्योमेट्रिक मीन होगा। ये तो है व्यक्तिगत श्रेणी। और खंडित और अखंडित श्रेणी में मूल्य या मध्य मूल्यों का लघु गणक निकाला जाएगा। खंडित श्रेणी से मतलब है मूल्य और आवृत्तियाँ दे रखी हो और अखंडित श्रेणी से मतलब है मूल्य वर्ग और आवृत्तियाँ दे रखी हो। मूल्य वर्ग हैं तो उनके मध्य मूल्य ज्ञात कर लिए जाएंगे और मूल्य हैं तो मूल्यों के मध्य मूल्य ज्ञात कर लिए जाएंगे। यानी खंडित श्रेणी में मूल्यों के मध्य मूल्य ज्ञात कर लिए जाएंगे, मूल्यों के लघु गणक ज्ञात कर लिए जाएंगे और अखंडित श्रेणी में मध्य मूल्यों के लघु गणक ज्ञात कर लिए जाएंगे। मूल्यों या मध्य मूल्यों के लघु गणकों को आवृत्तियों से गुणा किया जाएगा और मूल्यों और मध्य मूल्यों के लघु गणकों के आवृत्तियों से गुणा करने के बाद जो गुणनफल आएगा हर मूल्य का उन सबका योग किया जाएगा। यानी मूल्य या मध्य मूल्य के लघु गणक इंटू आवृत्ति और इन सबका जो योग होगा सिग्मा लॉग x इंटू एफ। इसमें मूल्यों की संख्या का भाग यानी आवृत्तियों का योग या मूल्यों की संख्या का भाग दिया जाएगा और जो मूल्य प्राप्त होगा उसका प्रति लघु गणक देखा जाएगा। मूल्यों या मध्य मूल्यों के लघु गणकों को आवृत्तियों से गुणा करके उसका योग प्राप्त किया है, फिर उसमें मूल्यों की संख्या यानी आवृत्तियों के योग का भाग दिया है और जो आया है उसका प्रति लघु गणक देखा गया है और ये प्रति लघु गणक ही गुणोत्तर माध्य होगा। सूत्र रूप में AL यानी एंटीलॉग और GM यानी ज्योमेट्रिक मीन, सिग्मा लॉग x f यानी x के लघु गणक, लॉग से मतलब है लघु गणक, x यानी मूल्य, मूल्यों के लघु गणक और उनकी आवृत्तियों से गुणा, फिर उसका जोड़ और इस जोड़ में मूल्यों की संख्या का भाग देना है और फिर उसका प्रति लघु गणक ज्ञात करना है। जो प्रति लघु गणक आएगा वही ज्योमेट्रिक मीन होगा। ये तो हो गया गुणोत्तर माध्य का अर्थ और गुणोत्तर माध्य की व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी और अखंडित श्रेणी में गणना। यदि मूल्यों को उनके महत्व के अनुसार भार प्रदान किए गए हों और इन भारों का ध्यान रखते हुए
गुणोत्तर माध्य ज्ञात किया जाए तो वो भारित गुणोत्तर माध्य कहलाएगा। भारित गुणोत्तर माध्य ज्ञात करते समय मूल्यों के लघुगणक ज्ञात कर लिए जाएंगे लघुगणक तालिका से, और इन सभी लघुगणकों का योग कर लिया जाएगा और इस योग में मूल्यों के लघुगणकों को भारों से गुणा किया जाएगा और मूल्यों के लघुगणक व भारों की गुणाओं का योग किया जाएगा। मूल्यों के लघुगणक व भारों की गुणाओं का योग में मूल्यों की संख्या का भाग दिया जाएगा। यहाँ मूल्यों की संख्या से के स्थान पर आएगा भारों का योग, भारों के योग का भाग दिया जाएगा और जो प्राप्त होगा उसका फिर प्रति लघुगणक तालिका में प्रति लघुगणक देखा जाएगा। ये प्रति लघुगणक ही भारित गुणोत्तर माध्य होगा। यानी भारित गुणोत्तर माध्य में एक बार और मैं इसको स्पष्ट कर देता हूँ। भारित गुणोत्तर माध्य में मूल्यों के लघुगणक, फिर मूल्यों के लघुगणकों को भारों से गुणा, फिर मूल्यों के लघुगणक व भारों के गुणा का योग, और फिर इसमें भाग देना है भारों के योग का, और जो आएगा उसका प्रति लघुगणक तालिका में देखना है। जो प्राप्त होगा वो कहलाएगा भारित गुणोत्तर माध्य, वेटेड ज्योमेट्रिक मीन। यानी यहाँ पर WGM बराबर मूल्यों का लघुगणक यानी log x, और इसको W से गुणा करना है और भाग देना है भारों के योग का। यहाँ W से मतलब है वेट्स, भार, भारों के योग का भाग देना है और जो आएगा उसका फिर प्रति लघुगणक तालिका में प्रति लघुगणक देखना है, और जो प्रति लघुगणक आएगा वही वेटेड ज्योमेट्रिक मीन कहलाएगा, WGM यानी वेटेड ज्योमेट्रिक मीन। ये तो गुणोत्तर माध्य की व्यक्तिगत खंडित और अखंडित श्रेणी में गणना, भारित गुणोत्तर माध्य और भारित गुणोत्तर माध्य की गणना। गुणोत्तर माध्य का जो उपयोग किया जाता है वो ज़्यादातर तब महत्वपूर्ण होता है जब श्रेणी के छोटे मूल्यों को बड़े मूल्यों की तुलना में अधिक महत्व देना हो। जब श्रेणी के छोटे मूल्यों को बड़े मूल्यों की तुलना में अधिक महत्व देना हो तब गुणोत्तर माध्य की गणना अधिक उपयोगी साबित होती है अन्य सांख्यिकीय माध्यों की तुलना में। इसी तरीके से जब श्रेणी में कुछ मूल्य काफ़ी छोटे हों और कुछ मूल्य काफ़ी बड़े हों तब भी गुणोत्तर माध्य उस श्रेणी में अन्य सांख्यिकीय माध्यों की तुलना में अधिक वैज्ञानिक और अधिक सार्थक साबित होगा। इसके अलावा जब प्रतिशतों का, अनुपातों का, दरों का माध्य ज्ञात करना हो तो अन्य सांख्यिकीय माध्यों की तुलना में गुणोत्तर माध्य अधिक वैज्ञानिक होगा। यानी गुणोत्तर माध्य की गणना कब कब उपयोगी साबित होगी? एक तो जब छोटे मूल्यों को बड़े मूल्यों की तुलना में अधिक महत्व देना हो। नंबर 2, जब श्रेणी के कुछ मूल्य तो बहुत अधिक बड़े हों और कुछ मूल्य बहुत अधिक छोटे हों, यानी बड़े और छोटे मूल्यों का अंतर बहुत अधिक हो, तो उस स्थिति में भी गुणोत्तर माध्य उपयोगी होता है। और जब प्रतिशतों, दरों या अनुपातों का माध्य ज्ञात करना हो तब भी गुणोत्तर माध्य ज़्यादा उपयोगी साबित होता है। अब इस गुणोत्तर माध्य में जो सबसे महत्वपूर्ण काम है लघुगणक और प्रति लघुगणकों को लघुगणक तालिका और प्रति लघुगणक तालिकाओं में देखना। इसको हम अगले वीडियो में सवाल के साथ विस्तार से समझा देंगे कि लघुगणक व प्रति लघुगणकों को तालिकाओं में किस प्रकार देखना है, उनका जोड़ किस प्रकार करना है, और उसके बाद जो मूल्य आएगा लघुगणकों के योग में मूल्यों की संख्या का भाग देने के बाद या भारों के जोड़ का भाग देने के बाद उसका प्रति लघुगणक किस प्रकार देखना है, इसको अगले वीडियो में विस्तार से स्पष्ट कर देंगे।
उदाहरण के साथ